नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है मैं आपको चैप्टर 2 कवर करा रहा हूँ, जिसमें ऊष्मा उपचार से रिलेटेड मैंने काफ़ी चीज़ों को कवर कर लिया था। तो जिन लोगों ने मेरे इससे पुरानी वीडियो को नहीं देखी, जाके आप लोग पुरानी वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पर आप लोग काफ़ी चीज़ों को कवर कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने जो आप लोगों को जितने भी टॉपिक्स कराए हैं, सारे टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से रिलेटेड आपके सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। आज भी जो टॉपिक्स कराऊंगा, जो क्वेश्चंस कराऊंगा, वो सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, ठीक है ना। बाकी आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, आपको पीडीएफ की ज़रूरत हो, या आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप लोग जाने जाओ। वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ और सारे डाउट्स जो भी आपके हैं, वो सारे डाउट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। बाकी आप लोग यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन हमारी वीडियोस की मिलती रहेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो काफ़ी टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए थे। आज जो मैं टॉपिक्स कवर करने जा रहा हूँ, माइक्रो कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ आयरन एंड स्टील्स, मतलब आयरन के, लोहे के और जो इस्पात स्टील है, उसके क्या क्या हमारे घटक होते हैं, क्या क्या रूप होते हैं और किस रूप में हमारा ये पाया जाता है। क्योंकि क्या होता है बेटा, जब भी हम आयरन या स्टील का ऊष्मा उपचार करते हैं, तो वो कई अदर तरीकों से, कई फॉर्म्स में बन के तैयार होता है, ठीक है, जिसमें से एक फॉर्म हमारा है फेराइट, ठीक है ना। जिसे हम लोग कहते हैं अल्फा आयरन भी कह सकते हैं, फेराइट, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, ये एक मृदु होता है और तन्य होता है, मतलब सॉफ्ट होता है, डक्टाइल होता है। इसे तीव्र गति से ठंडा करने पर कठोर नहीं बनाया जा सकता। कार्बन, स्टील तथा पिटवा लोहे में फेराइट होता है। अब मैं बता दूं बेटा, जो फेराइट होता है ये सॉफ्ट होता है और डक्टाइल होता है, ठीक है। तो सॉफ्ट डक्टाइल का मतलब ये हो बेटा कि ये जो हमारा फॉर्म होती है आयरन की, ये फॉर्म सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है, क्योंकि इसमें जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है, क्योंकि इसमें सबसे कम कार्बन की परसेंटेज प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। मतलब 0.1% के आसपास कार्बन प्रेजेंट, अब 0.1% बहुत ही कम होता है, ठीक है फ्रेंड। तो कार्बन स्टील या पिटवा लोहा, जैसे रॉट आयरन होता है या कार्बन स्टील्स होते हैं, लो कार्बन स्टील्स या हाई कार्बन स्टील्स होते हैं, उनमें जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है ना। इसीलिए वो सारे जितने भी हमारे कार्बन स्टील्स होते हैं और रॉट आयरन होती है, ये सारे हमारे किस में आएंगे, फेराइट के अंतर्गत आएंगे। तो ध्यान रखें बेटा, सबसे शुद्ध लोहा जिससे रॉट आयरन होता है, रॉट आयरन को हम लोग फेराइट में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है बेटा, फ्लेक्स के रूप में, पट्टी के रूप में पाया जाता है। जैसे मान लो कि हम ये फेराइट का डायग्राम बना रहे हैं, आयरन है जो फेराइट की फॉर्म में है, तो इसके अंदर ऐसे पतली पतली धारें, पतली पतली पट्टियाँ, ऐसे हम उनको कहते हैं फ्लेक्स। ये फ्लेक्स है, ये फ्लेक्स है, ये फ्लेक्स है, तो ये सारे फ्लेक्स हैं, पतली पतली पत्तियों के रूप में पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, फेराइट। तो पहला फॉर्म जो हमारा आयरन का या स्टील का फॉर्म होता है, वो हमारा होता है फेराइट। इसके बाद नेक्स्ट जो है सेकेंड फॉर्म को देख लीजिएगा, वो होता है सीमेंटाइट। अब सीमेंटाइट क्या होता है, ये आयरन का कार्बाइड होता है, ये सबसे ज़्यादा अधिक कठोर होता है। तो ये होता है सीमेंटाइट, ये ऐसे हम लोग लिखते हैं Fe3C, ठीक है। ध्यान रखिए बेटा, इसको हम लोग लिखते हैं Fe3C। तो Fe3C में क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा कठोर होता है। ध्यान रखिएगा, ये जो सीमेंटाइट होता है सबसे ज़्यादा कठोर होता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग ने बात की थी फेराइट की, फेराइट सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होता था, मृदु होता था, तो सीमेंटाइट हमारा सबसे ज़्यादा कठोर होता है। इसमें कार्बन की प्रतिशत की मात्रा वृद्धि करने पर कठोरता में वृद्धि होती है, परंतु तन्यता में कमी होती है। ध्यान रखिए बेटा, जैसे जैसे कार्बन की परसेंटेज इसमें बढ़ाएंगे, तो इसकी जो डक्टिलिटी है वो हमारी कम होगी, लेकिन इसकी हार्डनेस बढ़ती चली जाएगी। कास्ट आयरन की कठोरता एवं भंगुरता सामान्यतः सीमेंटाइट के कारण होती है। तो आप लोग जानते हैं कास्ट आयरन होता है, कास्ट आयरन सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ होता है, ठीक है ना। अगर आप लोग कास्ट आयरन देखा होगा तो ये कठोर पदार्थ होता है। तो इसकी जो कठोरता होती है, ये किस कारण से होती है, क्योंकि इसमें सीमेंटाइट प्रेजेंट होता है, ये सीमेंटाइट Fe3C प्रेजेंट होता है। इस कारण से कास्ट आयरन जो होता है, वो ढलवा लोहा जो होता है, वो हमारा हार्ड होता है। सीमेंटाइट में क्या होता है, 93.45% लोहा होता है और 6.5% कार्बन होता है। तो जिसमें 6.5% के आसपास कार्बन है, तो आप समझ लीजिएगा ये सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ हमारा है, ठीक है ना। मैक्सिमम परसेंटेज जो कार्बन की हम लोग बात करेंगे, 6.67% कार्बन अगर किसी भी हमारे आयरन के कंपाउंड में प्रेजेंट है, वो सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ होता है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा की बात हम लोग नहीं करेंगे, आपके सिलेबस में इससे ज़्यादा का कार्बन परसेंटेज नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो तीसरा फॉर्म होता है आयरन का, वो होता है परलाइट, इसे पियरलाइट कहते हैं। पियरलाइट में क्या होता है, फेराइट और सीमेंटाइट होता है। तो ध्यान रखिएगा, दो चीज़ों से मिलकर पियरलाइट बना होता है, फेराइट और सीमेंटाइट, ठीक है। ये निम्न कार्बन स्टील, उच्च कार्बन स्टील में पाया जाता है। तो ये ध्यान रखिए बेटा, जितने भी लो कार्बन स्टील होते हैं, हाई कार्बन स्टील्स होते हैं, इन दोनों में ये हमारा पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 87.5% फेराइट होता है, 12.5% सीमेंटाइट होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिए बेटा, फेराइट की मात्रा ज़्यादा होती है,
ठीक है। स्टील की कठोरता पेरलाइट के बढ़ने पर बढ़ती है। देखने में पेरलाइट सूक्ष्म लहरदार तहों के रूप में होता है। तो ये जैसे मैंने बात करी थी आप लोग को, पेरलाइट किसका कॉम्बिनेशन होता है, फेराइट का। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, सीमेंटाइट में, सीमेंटाइट आप जरूर देख लीजिएगा, जो सीमेंटाइट होता है ना बेटा, इसका अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए, सीमेंटाइट का स्ट्रक्चर बड़े बड़े गांठों के रूप में होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है ना। तो ये ठोस के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये सारे ठोस के रूप में है। ये आप लोग देख रहे हैं ना बड़े बड़े पत्थर, ये हमारे कैसे होते हैं, ये हमारे ठोस होते हैं और बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। तो ये सीमेंटाइट जो होता है बहुत ज़्यादा हमारा कठोर होता है। वैसे ही अगर फेराइट की बात की तो फेराइट मैंने बताया था आपको, इस तरह से पतली पतली धारियों के रूप में पाया जाता है, ठीक है बेटा। और परलाइट क्या होता है, इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना बेटा। परलाइट क्या होता है, इन्हीं दोनों कॉम्बिनेशन होता है। तो इनका अगर ग्राफ, इसका अगर फिगर बनाऊंगा तो ये हमारा क्या हो गया, ये सीमेंटाइट हो गया। और सीमेंटाइट में अगर हम लोग पतली पतली धारियां बना दे इसके अंदर, ठीक है ना, इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका फेराइट हो जाएगा। तो ये सीमेंटाइट प्लस फेराइट, और सीमेंटाइट प्लस फेराइट क्या होता है, परलाइट। तो दोनों स्ट्रक्चर्स, सीमेंटाइट का स्ट्रक्चर और फेराइट का स्ट्रक्चर, ये दोनों स्ट्रक्चर क्या होते हैं, हमारे पियरलाइट के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना। और जिसमें क्या होता है, फेराइट हमारा ज़्यादा होता है, 87.5% के आसपास होता है, और 12.5% हमारा सीमेंटाइट होता है। तो आप लोग समझ गए बेटा, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है जो चौथा फॉर्म होता है वो हमारा कहता है लूडेबुराइट। लूडेबुराइट भी क्या होता है, सूक्ष्म संरचना तहों की बना होता है। कास्ट आयरन में इसकी उपस्थिति पाई जाती है। इसमें क्या होता है बेटा, स्नेहक के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें स्नेहक के गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण कास्ट आयरन मशीन योग्यता अच्छी होती है। ये बेटा एक भंगुर पदार्थ होता है, ब्रिटल मटेरियल होता है, और इसकी फोर्जिंग रोलिंग नहीं आसानी से कर सकती, इसकी आसानी से ढलाई की जा सकती। कास्टिंग जो हम लोग हैं वो हम लोग इसमें कर सकते हैं। तो ये एक और फॉर्म होती है, चौथी फॉर्म, जो कि आयरन की एक फॉर्म पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा है बेटा, नेक्स्ट है ऑस्टेनाइट। ऑस्टेनाइट में क्या होता है, गामा आयरन, ठीक है, गामा आयरन और Fe3C, जिसे हम लोग कहते हैं आयरन कार्बाइड। आयरन कार्बाइड और गामा आयरन का जो सॉलिड सॉल्यूशन होता है, ठोस घोल, वो ऑस्टेनाइट कहलाता है। तो आयरन कार्बाइड प्लस गामा आयरन, ये वाई आयरन लिखा ना, वाई आयरन मीन्स गामा आयरन है, ठीक है बेटा। तो गामा आयरन जो है का जो ठोस घोल होता है आयरन कार्बाइड साइड, वो हमारा ऑस्टेनाइट कहलाता है। स्टील को जब उच्च क्रांतिक तापमान के ऊपर गर्म किया जाता है, उच्च क्रांतिक तापमान आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं अभी आपको बताऊंगा कि उच्च क्रांतिक तापमान कितना होता है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, ये निम्न क्रांतिक तापमान कितना होता है। तो जब स्टील को हम लोग उच्च क्रांतिक तापमान से ऊपर गर्म करते हैं ना, तो ये पूरी तरह से ऑस्टेनाइट में परिवर्तित होता है, या संरचना पूर्ण रूप से परिवर्तित होती है। इसमें जो अचुंबकीय ऑस्टेनाइट होता है वो अतिरिक्त फेराइट और सीमेंटाइट की मात्रा को सोख लेता है। तो पहले क्या प्रेजेंट होता है, मैंने बताया भी, जब गर्म करेंगे तो उसमें पहले फेराइट और सीमेंटाइट होगा, लेकिन जब गर्म करने के बाद वो ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑस्टेनाइट में क्या होगा, फेराइट और सीमेंटाइट की मात्रा होगी, ठीक है ना, और वो ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। और किस कहाँ कन्वर्ट करेगी, जब उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर निकल जाएगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्म आती है बेनाइट की फॉर्म। ये बाहरी क्रिस्टल के रूप में फेराइट और सीमेंटाइट का मिश्रण होता है। ये भी बेटा किसका होता है, फेराइट और सीमेंटाइट का मिश्रण होता है, लेकिन परलाइट की अपेक्षा में ये बारीक होता है। परलाइट में थोड़े से ठोस स्ट्रक्चर होंगे। तो अगर हम लोग बात करें बेनाइट की, ये परलाइट है, तो ये बेनाइट में क्या होता है, बेनाइट में और पतले छोटे 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 स्ट्रक्चर्स होते हैं, बारीक होते हैं, ग्रेन्स, इनके ग्रेन्स जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, रेशे। इसकी उत्पत्ति 625 डिग्री सेल्सियस के नीचे आरंभ होती है, जब परलाइट बनना बंद हो जाता है, ठीक है बेटा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जब परलाइट बनना बंद होता है तभी हमारा क्या होता है, बेनाइट बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बारीक होता है एज कम्पेयर टू परलाइट, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया बेनाइट का। नेक्स्ट है मार्टिनसाइट। मार्टिनसाइट की बात करें तो मार्टिनसाइट, अगर हम लोग बात करें तो मार्टिनसाइट क्या होता है, ये सबसे फॉर्म, एक जो फॉर्म होती है, एक घटक जो होता है आयरन का, वो सबसे ज़्यादा कठोर घटक जो होता है वो हमारा मार्टिनसाइट होता है। इसमें क्या होता है, अल्फा आयरन होता है, और इसको हम लोग आयरन कार्बाइड के मिक्स करके हम लोग क्या करते हैं, इसको तैयार करते हैं। और इसको जो प्रिपेयर किया जाता है, इसको जो तैयार किया जाता है, ये बहुत फास्ट कूलिंग में हम लोग तैयार करते हैं। मतलब इसको गर्म करने के बाद आयरन को जब हम लोग फास्ट कूलिंग करते हैं तो मार्टिनसाइट हमारा बनता है। मार्टिनसाइट बनेगा तो बहुत ज़्यादा कठोर होगा, ठीक है। ये स्टील का सबसे अधिक कठोर घटक होता है। ये ए आयरन लिखा ना, ए आयरन में अल्फा आयरन, अल्फा आयरन में आयरन कार्बाइड ऊपर तापक्रम पर गर्म करके बुझाने में एकदम ठंडा किया जाता है, तो मार्टिनसाइट बनता है। इसकी तन्यता बहुत कम होती है तथा ये चीमड़पन नहीं, ना तो इसमें डक्टिलिटी होती है, ना ही इसमें टफनेस होती है। यहाँ चीमड़पन लिखा ना, ये हमारी क्या है, टफनेस है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्लियर हो गया आप लोगों को मार्टिनसाइट। तो ये सारे फॉर्म आप लोगों को क्लियर हो गए, 7 फॉर्म्स को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द क्लास या ऑफ द चैप्टर जो है आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम, ठीक है ना। आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम मीन्स आयरन और कार्बन का एक हम लोगों ने डायग्राम तैयार किया है।
जिसमें हम लोगों ने आयरन के जो फॉर्म्स होते हैं, 2 फॉर्म, जिसे हम लोग कहते हैं स्टील और दूसरा कहलाता है कास्ट आयरन, ढलवा लोहा। इन दोनों की फॉर्म्स को हम लोग पूरी तरीके से स्टडी करेंगे कि स्टील को गर्म करने पे क्या बनता है, स्टील में कितनी कार्बन की परसेंटेज मात्रा ज़्यादा होती है, कास्ट आयरन में कितनी ज़्यादा होती है। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो डायग्राम है बेटा, ये आयरन कार्बन का इक्विलिब्रियम डायग्राम है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसको मैं आपको दिखा दूं तो देखिए, ये पूरा जो डायग्राम है आपका है आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम। यहाँ पर क्या है, इस एक्सिस पर हम लोगों ने टेम्परेचर लिया है, इस एक्सिस पर कार्बन की परसेंटेज है। यहाँ 0 है, यहाँ 6.67% कार्बन है, मैक्सिमम कार्बन की परसेंटेज। तो हम लोग जो स्टडी करेंगे 0 से लेकर 6.67% तक कार्बन की स्टडी करेंगे। इधर पे हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर, जो कि आयरन का टेम्परेचर वेरी कर रहा है 0 से लेकर 1537 डिग्री सेल्सियस तक। 1537 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, ये आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक है। यहाँ पर हमारा आयरन सॉलिड से लिक्विड ऊपर गर्म हो जाता है अगर टेम्परेचर हम लोग और बढ़ा दें 1537 ऊपर। 1537 से नीचे सॉलिड में हमारा ये बना रहता है। ठीक है बेटा, यहाँ पर हम लोग जो कार्बन की परसेंटेज 0 है, 0.83% है, 2% कार्बन है, 3%, 4%, 4.3% कार्बन है और 6.67% कार्बन है। तो यहाँ पर क्या बेटा, जैसे जैसे कार्बन की परसेंटेज हम लोग बढ़ाते जाएंगे, आयरन का जो बनाने का जो घटक, अभी जो हम लोगों ने ऊपर कई सारे बात की है 7 घटक, वो हमारे इसमें बनते हैं। ठीक है, तो पहले कार्बन की परसेंटेज अगर 0 से बढ़ाएंगे 0.83 तक बात करें तो सबसे कम कार्बन प्रेजेंट है, तो कार्बन सबसे कम प्रेजेंट होगा। तो इधर आयरन जो होगा इस रेंज में सबसे कम कठोर होगा, मृदु होगा, सॉफ्ट होगा। और बढ़ाते जाएं कार्बन 0.83 से अगर 2% तक बात करेंगे तो इससे ज़्यादा कठोर होगा। ठीक है ना, और कठोरता क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। और 67.67% पर, ये 6.67% की लाइन है, इस पर कार्बन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो आयरन पाया जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं सीमेंटाइट, Fe3C सीमेंटाइट, ये सबसे ज़्यादा कठोर होता है। ठीक है ना, ये सबसे ज़्यादा हमारा कठोर होता है, इसमें 6.67% कार्बन की सबसे ज़्यादा होती है। और जो हम लोग ने फेराइट की बात करी थी, वो फेराइट हमारा यहाँ पाया जाता है इस रेंज में। ठीक है ना, आप लोग देख रहे हैं ये लिखा है ना फेराइट, इस रेंज में पाया जाता है, ये सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो फेराइट से लेके सीमेंटाइट तक पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग ने कर रखा है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम लोग बात की जाए, सबसे पहले हम लोग अगर ऊपर देखें तो ऊपर देखें, सबसे ऊपर जो 1537 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे लिखा है, ये आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है। इससे अगर नीचे आते हैं तो पहला जो बनता है डेल्टा लोहा देख सकते हैं बेटा आप लोग, यहाँ पे लिखा है डेल्टा लोहा। ठीक है, डेल्टा लोहा मीन्स ये हमारा सबसे हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है इस रीजन में। आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो रीजन है, ये जो रीजन मैंने आपको ट्रायंगल से बना के दिखाया है, ये रीजन कौन सा रीजन है, जहाँ पर डेल्टा लोहा या डेल्टा आयरन एग्जिस्ट करता है यहाँ पर। ठीक है ना, 1400 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर होता है हमारा डेल्टा लोहा का। ठीक है ना, और 1537 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर होता है डेल्टा लोहा का बनने का। तो ये जो रीजन है, ये प्योर फॉर्म है, इसमें पूरा डेल्टा लोहा प्रेजेंट होता है। और इसमें कार्बन की परसेंटेज मैक्सिमम कितनी पा सकते हैं हम लोग, अगर इस लाइन की बात करें तो ये होता है 0.1%। ठीक है ना बेटा, यहाँ पर कार्बन की परसेंटेज 0.1 होती है मैक्सिमम परसेंटेज यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो क्लियर हो रहा है। इसके बाद क्या है, ये जो ऊपर का रीजन है, ये जो रीजन है, ये रीजन कहलाता है हमारा लिक्विड रीजन। ये रीजन कौन सा, लिक्विड रीजन है। यहाँ पर लिक्विड और Fe3C प्रेजेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं, ये जो रीजन है आप लोग ये देख रहे हैं, ये जो रीजन है, ये हमारा ऑस्टेनाइट का रीजन है। इसमें क्या होता है, हमारा गामा आयरन जो होता है Fe3 के साथ मिक्स होकर ऑस्टेनाइट प्रेजेंट होता है। ऑस्टेनाइट हमारा मैक्सिमम जो टेम्परेचर होता है, अगर हम लोग बात करें ऑस्टेनाइट, अगर कार्बन की परसेंटेज 0 के आसपास है, 0.1 0.2 के आसपास, तो हमारा ऑस्टेनाइट जो होता है 1400 से लेकर 910 डिग्री सेल्सियस के बीच में एग्जिस्ट करता है। लेकिन जैसे जैसे कार्बन की परसेंटेज बढ़ाते हैं, तो कार्बन की परसेंटेज बढ़ाने पर उसका टेम्परेचर जो होता है, लोअर टेम्परेचर 910 डिग्री सेल्सियस, तो वो धीरे धीरे घटने लगता है। आप लोग देख रहे हैं इस लाइन, ये लाइन घटने लगती है और घट के 0.83% कार्बन पर कितनी रह जाती है, 723 डिग्री सेल्सियस। तो मिनिमम टेम्परेचर हमारा जो ऑस्टेनाइट जो एग्जिस्ट करता है, वो 0.83% कार्बन पर 723 डिग्री सेल्सियस पर इस पे एग्जिस्ट करता है। इसके बाद अगर हम लोग फिर से कार्बन की परसेंटेज बढ़ाते तो उसका जो लोअर टेम्परेचर होता है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है ना, और आप लोग देख रहे हैं 2% कार्बन पर कितना हो जाता है, 1125 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, तो मैक्सिमम जो परसेंटेज कार्बन होता है हमारा ऑस्टेनाइट में, वो कितना होता है, 2% के आसपास होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ें क्लियर होगी आप लोग को। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ये जो रीजन होता है, ये रीजन हमारा कास्ट आयरन का रीजन होता है। आप लोग देख रहे हैं ये स्क्वायर का जो रीजन है कास्ट आयरन का रीजन है। इस रीजन में हमारा कास्ट आयरन प्रेजेंट होता है।
ठीक है ना। तो 2 से लेके 4.3% तक हमारा क्या है, कास्ट आयरन है। ये हम लोग आगे तक बात करें, ये हमारा कास्ट आयरन है, ठीक है ना। इसके बाद ये हमारा क्या है, एक तरह से क्या है, कच्चा लोहा है या कहते हैं रॉट आयरन है, ठीक है। ये हमारा स्टील का रीजन है, ये जो हम लोगों ने बनाया है स्टील के रीजन में डायग्राम बनाया है, ठीक है बेटा। इसके बाद ये जो पॉइंट होता है डी पॉइंट, आप लोग डी पॉइंट देख रहे हैं, ये कौन सा पॉइंट होता है, यूटेक्टिक पॉइंट, यहाँ पे लिखा ना बेटा, आप लोग देख रहे हैं यूटेक्टिक पॉइंट। ये पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर कोई भी लिक्विड पूरी तरीके से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है अगर उसका टेम्परेचर 1125 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरा दिया जाए, ठीक है ना। तो लिक्विड जो सॉल्यूशन होता है हमारा आयरन का, वो हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और गामा प्लस Fe3C, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इस पॉइंट पे बात करें, टेक्टिक पॉइंट पे जो 1125 डिग्री सेल्सियस 4.3% कार्बन है, तो इस पॉइंट पर क्या होता है, एल जो होता है वो किस में चेंज होता है, गामा प्लस Fe3C। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हमारा कन्वर्जन आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा, Fe3C प्लस गामा, ठीक है ना। ये कन्वर्जन होता है किस पॉइंट पर होता है, 1125 डिग्री सेल्सियस और 4.3% कार्बन पे, ठीक है ना। इसके बाद ये जो पॉइंट आप लोग देख रहे हैं बी पॉइंट, ये जो बी पॉइंट होता है, बी पॉइंट पे इसे कहते हैं यूटेक्टॉइड पॉइंट, ठीक है। यूटेक्टॉइड पॉइंट, यूटेक्टॉइड यहाँ पे देखने के लिखा है ना, यूटेक्टॉइड पॉइंट मतलब 0.83% कार्बन पे और 723 डिग्री सेल्सियस। इस पॉइंट पे क्या होता है, जो हमारा ऑस्टेनाइट होता है वो पूरी तरीके से फेराइट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। इससे कम पे हमारा क्या होता है, जो फेराइट होता है पेयरलाइट होता है, और यहाँ पर ऑस्टेनाइट किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेयरलाइट में। तो ध्यान रखिएगा 0.83% कार्बन पे और 723 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पर क्या होता है, पूरी तरीके से पेयरलाइट प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और 0.83% से कम कार्बन पे हमारा कितना होता है, हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होता है फेराइट प्लस पेयरलाइट, और 0.83% से 2% के बीच में पेयरलाइट प्लस सीमेंटाइट। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें, यहाँ पे सब चीज़ मेंशन है, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ें क्लियर होगी आपको। तो इस रीजन में जो 0.0 से लेकर 0.83 रीजन की जो स्टील होती है उसे कहते हैं हम लोग हाइपोयूटेक्टाइड स्टील। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है हाइपोयूटेक्टाइड स्टील, और 0.83 से 2% के बीच में जो रीजन होता है इसे कहलाता है हाइपर यूटेक्टाइड स्टील, ठीक है बेटा। ये सारे नाम आप लोग को ध्यान रखिएगा। इस रीजन में जो हमारा आयरन बनता है वो अल्फा प्लस Fe3C होता है, ठीक है ना, अल्फा आयरन फेराइट प्लस Fe3C, ठीक है, सीमेंटाइड। और ये जो रीजन होता है गामा प्लस Fe3C, ठीक है, ये ध्यान रखें, यहाँ पे लिखा हुआ मेंशन है रीजन है। ये जो रीजन होता है ये गामा प्लस एल, मतलब यहाँ पर क्या होता है, ऑस्टेनाइड भी प्रेजेंट होता है और लिक्विड सॉल्यूशन। तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रूपांतरण होता है ऑस्टेनाइड से लेके सॉलिड में, मतलब लिक्विड में सॉलिड, ठीक है ना। ये ऑस्टेनाइड की लाइन है, सॉलिड लाइन, ये लिक्विड की लाइन है। इस दोनों के रीजन में ये कन्वर्जन रीजन है। इसी तरीके से ये जो रीजन है हमारा क्या, कन्वर्जन रीजन है, ठीक है ना। ये सॉलिड से सीमेंटाइड से लेके लिक्विड प्लस Fe3C पे कन्वर्ट हमारा हो रहा है, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई, पूरा डायग्राम। अब आप लोगों को मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट दिखा दूँ क्या क्या लिखवाया मैंने। ये आरेख लोहा और कार्बन के मिश्र धातुओं के रूपांतरण को दर्शाता है, ठीक है। इसमें कार्बन सीमेंटाइड के रूप में लोहा के साथ मिश्र धातु बनाता है। बाईं ओर जो तरफ होती है Ay शुद्ध लोहा दिखा रहा है और दाईं तरफ हमारा सीमेंटाइड का मात्रा को दर्शा रहा है। अब देख लीजिए बेटा, लोहा जो कार्बन साम्यावस्था इक्विलिब्रियम जो डायग्राम हमने बनाया था उसको हम लोग अध्ययन पे क्या क्या बिंदुओं हम लोगों ने पॉइंट इकट्ठे किए हैं। पहला पॉइंट होता है सभी लोग कार्बन मिश्र धातुओं कार्बन की प्रतिशत मात्रा 6.67% से कम होती है। तो अभी तक हम लोग जितनी भी बात कर रहे हैं वो 6.67% कार्बन से कम पे बात कर रहे हैं। 723 डिग्री सेल्सियस को लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और 1125 डिग्री सेल्सियस को उच्च क्रिटिकल तापमान या कहते हैं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर हम लोग कहते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कौन सा है, ये 723 डिग्री सेल्सियस की लाइन आप लोग देख रहे हैं। ये 723 डिग्री सेल्सियस की जो लाइन है यही लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है, LCT, ठीक है ना। और 1125 डिग्री सेल्सियस की जो लाइन है ये UCT है, इसे हम लोग कह रहे हैं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है बेटा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर की लाइन्स को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। सेकंड पॉइंट हो गया कवर आपका 723 को लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, 1125 को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। 1500 डिग्री 1537 डिग्री सेल्सियस शुद्ध लोहा का गलनांक होता है। ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है हमारा प्योर आयरन का। इससे नीचे जो ठंडा करने पर ये किस में कन्वर्ट हो रहा था, मैंने आपको बताया था डेल्टा लोहा में रूपांतरित होता है। और 1495 डिग्री सेल्सियस पर डेल्टा लोहा में कार्बन की जो प्रतिशत होती है इस टेम्परेचर पर वो होती है अधिकतम 0.1% कार्बन प्रेजेंट होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा 0.1%। 1400 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है हमारा जो डेल्टा लोहा आता है ये गामा लोहा में रूपांतरित हो जाता है। तो ये चीज़ आप लोग को मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखिए ऊपर ये जो डायग्राम है यहाँ पर आप लिख दें 1400 डिग्री सेल्सियस से नीचे हमारा गामा होता है, 1400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हमारा क्या होता है डेल्टा होता है,
ठीक है, ये रीजन हमारा डेल्टा है, ये रीजन डेल्टा प्लस गामा, देख लीजिएगा, ये रीजन डेल्टा प्लस गामा, ये रीजन डेल्टा प्लस एल। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी दिखाया गया बेटा कि कब ऑस्टेनाइट से हमारा डेल्टा आयरन में कन्वर्ट हो रहा है, कब डेल्टा से ऑस्टेनाइट में कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ क्लियर होगी पॉइंट को। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, पॉइंट नंबर 14, 1400 डिग्री सेल्सियस से 910 डिग्री सेल्सियस के बीच शुद्ध लोहा गामा आयरन, जिसे कहते हैं एफसीसी स्ट्रक्चर के रूप में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के रूप में होता है। जैसे जैसे शुद्ध गामा लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ती है, उसे ऑस्टेनाइट के रूप में परिवर्तित होने का ताप घटने लगता है। मैंने आपको दिखाया था 910 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या हो रहा था, ग्राफ हमारा इस तरीके से घट रहा था और 723 तक आके वो लोअर हो जा रहा था, उसके बाद फिर वो बढ़ रहा था 1125 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, जैसे ऑस्टेनाइट के रूप में परिवर्तित होने पर ताप घटने लगता है। एक न्यूनतम ताप 723 के बाद यदि फिर से कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ती है तो रूपांतरण ताप फिर से बढ़ने लगता है और 1125 डिग्री सेल्सियस के बाद इस्पात पिघलने लगता है। ठीक है, इस्पात पिघल के हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कास्ट आयरन में। 723 डिग्री सेल्सियस इस्पात के ऊष्मा उपचार के लिए महत्वपूर्ण ताप होता है। ठीक है बेटा, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जो हमारा 723 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, ये स्टील के लिए हीट ट्रीटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट टेम्परेचर होता है, जबकि 1125 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो ढलवा लोहे के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक बेटा, तो ये चीज़ आप लोग क्लियर हो गई यहाँ पे डायग्राम में, ये मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो आप लोग देख रहे हैं 910 डिग्री सेल्सियस से पहले घट रहा है, 723 डिग्री सेल्सियस तक आता है इसमें 0.83% कार्बन पे, उसके बाद ये बढ़ के फिर 1125 पहुंचे, इसके बाद इस्पात पिघल कर कास्ट आयरन में कन्वर्टेड हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया। फोर्थ पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है ऑस्टेनाइट। ऑस्टेनाइट की बात की जाए और लोहा और सीमेंटाइट का जो ठोस गोल होता है वो हमारा ऑस्टेनाइट कहलाता है। ऑस्टेनाइट में अधिकतम कार्बन प्रतिशत 2% तक होती है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम जो परसेंट कार्बन होती है ऑस्टेनाइट में 2% होती है। सी बिंदु पर द्रव गोल ठोस में रूपांतरित शीतलन होने पर लगता है। ठीक है ना बेटा, तो सी बिंदु आप लोग देख लीजिएगा, सी बिंदु कहाँ है, ये देख लीजिए आप। सी बिंदु की बात की जाए तो सी जो बिंदु हमारा है, ये पॉइंट हमारा सी पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या होता है हमारा, ये रूपांतरित हमारा लिक्विड की स्टेट में ऊपर कन्वर्ट होता है, नीचे हमारा सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पॉइंट क्लियर हो गया आप लोग को। ऑस्टेनाइट की बात की जा रही थी। इसके बाद नेक्स्ट बात कर रहे हैं, 6th पॉइंट देख लीजिएगा, फेराइट। ये अल्फा लोहा और कार्बन का मिश्र धातु होता है, इसमें अधिकतम जो होते हैं 0.3% तक कार्बन होता है। ठीक है बेटा, बिंदु ए तक बात की जाए, पॉइंट ए देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है बेटा, तो उसमें 0.03% कार्बन, मतलब बहुत ही कम कार्बन होता है। इसका मतलब क्या होता है, ये हमारा कैसा होता है मटेरियल, जो आयरन होता है ये हमारा सॉफ्ट होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कर रहे हैं यूटेक्टाइट पॉइंट। ये मैंने पॉइंट आपको दिखाया था, वही पॉइंट की बात की जा रही है। 0.83% कार्बन पे और 723 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों पॉइंट है। ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस पर है। यूटेक्टाइट पॉइंट का वह न्यूनतम ताप जिस पर किसी ठोस घोल में रूपांतरण होता है, इस्पात में यह ताप 723 डिग्री सेल्सियस होता है, जहां कार्बन की प्रतिशत मात्रा 0.83% होती है। इस ताप पर मिश्रण पर लोहा और सीमेंटाइट का एक सारा मिश्रण होता है, जिससे हम पियरलाइट कहते हैं। तो लोहा होता है और सीमेंटाइट मिक्स होकर पियरलाइट बना देते हैं और 100% पियरलाइट बनता है। इस मिश्रण से बने इस्पात को यूटेक्टाइट इस्पात कहते हैं, यूटेक्टाइट इस्पात कहते हैं, या हम लोग पियरलाइट कहते हैं। ठीक है ना, तो ये जो पॉइंट होता है 723 डिग्री सेल्सियस 0.3% कार्बन पर पियरलाइट हमारा बनता है, वो उस पॉइंट को कहलाता है। जिस पॉइंट पे बनता है वो पॉइंट यूटेक्टाइट पॉइंट होता है। ठीक है, आप लोग दिखा दूं मैं आपको, देखिए यहाँ पर, ये देख लीजिएगा, ये जो बी पॉइंट है आपका है, बी पॉइंट 0.3% कार्बन 723 डिग्री सेल्सियस, ये पॉइंट हमारा यूटेक्टाइड पॉइंट है। यहाँ पर पियरलाइट हमारा बनता है इस रीजन में पूरा 100%। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है हमारा यूटेक्टिक पॉइंट। यूटेक्टिक पॉइंट कौन सा होता था, जो हम लोगों ने ऊपर दिखाया था लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा था, इसमें एल बताया था हम लोगों ने, गामा प्लस Fe3 से कन्वर्ट होता था। ठंडा करने पर, गर्म करने पर और ठंडा करने पर क्या होता था, गामा प्लस Fe3C हमारा बनता था एल पे। ठीक है ना, यूटेक्टिक पॉइंट वह न्यूनतम ताप है जिस पर पूरा द्रव गोल ठोस अवस्था में रूपांतरित हो जाता है। इस बिंदु पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, 4.3% का प्रतिशत होती है और टेम्परेचर 1125 डिग्री, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, 4.3% कार्बन पे एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पे 1125 डिग्री सेल्सियस पे हमारा यूटेक्टिक पॉइंट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाइपोयूटेक्टाइड स्टील। इसमें इस इस्पात में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 0.83% से कम होती है और इसकी इस इस्पात में संरचना फेराइट और पियरलाइट से मिलकर बनती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 10th पॉइंट, हाइपर यूटेक्टाइड स्टील। इस इस्पात में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 0.83% से ज़्यादा और 2% से कम होती है।
ठीक है। इसकी संरचना में सिमेंटाइट और पेरलाइट से मिलकर बनती है। तो आप लोग को ये हाइपोइटेक्टेड और हाइपरइटेक्टेड स्टील याद रखिएगा, कभी मिक्स मत करिएगा। जैसा मैंने पॉइंट लिखवाया दोनों को वो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जो आयरन कार्बन डायग्राम है ये आपका कवर होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रिपल टी कर्व। ठीक है बेटा, ट्रिपल टी कर्व कहते हैं। इसे हम लोग एस कर्व भी कहते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। एस कर्व भी कहते हैं इसे, या सी कर्व भी कहते हैं। ठीक है बेटा, एस कर्व इसलिए कहते हैं क्योंकि एस का फॉर्मेशन बनता है, सी कर्व मतलब ये फॉर्मेशन हमारा बनता है। तो टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व वो कर्व होता है जिसमें हम लोग ऑस्टेनाइट का ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। जो ऑस्टेनाइट हमारा एक फॉर्म होता है आयरन का, उसमें हम लोग ऑस्टेनाइट का ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, रूपांतरण देखते हैं, वो किस किस फॉर्म में बनता है। ऑस्टेनाइट हमारा बनता है पेयरलाइट में, टेम्परेचर हम लोग कम कर दें। ऑस्टेनाइट का जो कन्वर्जन होता है बायनाइट में बनता है, फाइन स्ट्रक्चर्स में बनता है। ऑस्टेनाइट का जो कन्वर्जन होता है वो मार्टेनसाइट में भी हमारा बनता है। तो ये सारा कन्वर्जन को हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए ये जो हम लोग ने ग्राफ बना रखा है टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व का, इस एक्सिस पर टेम्परेचर एक्सिस है, ये एक्सिस टाइम एक्सिस है। ठीक है बेटा, तो इस एक्सिस पर 0 से लेके 723 डिग्री सेल्सियस जो कि हमारा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है, ये यहाँ तक हम लोग ने बनाया। यहाँ पर 0 से लेके टाइम जो हमारा है 10⁻², 10⁻³ लॉग पे हमारा ये वेरी कर रहा है। ठीक बेटा, तो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया है, ये जो रीजन है, ये देखो हम लोग ने ये जो ग्राफ बनाया ये कैसे बनाया, जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे क्या कर रहे थे, हम लोग टेम्परेचर कम करते जा रहे थे, तो जो ऑस्टेनाइट का डिकम्पोजिशन है वो इस तरीके से हो रहा था। आप लोग देखते जाइए, मैंने डायग्राम बना रहा हूँ, इस तरीके से कन्वर्जन हो रहा था। ठीक है, इस तरीके से ये कन्वर्ट होके इस रीजन में आ रहा था। ठीक है, और ये जो दूसरी लाइन बनाई है, दूसरी लाइन हमारी तो बनती जब ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होता है। तो ये जो दो लाइन बनाई गई है, पहली लाइन है ऑस्टेनाइट का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है और दूसरी लाइन ऑस्टेनाइट का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कंप्लीट होता है। इस रीजन में ऑस्टेनाइट क्या होता है, दो फेज में एग्जिस्ट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो पहला जो स्ट्रक्चर है, अगर हम लोग टेम्परेचर जो यहाँ पे θ0 देखिए, यहाँ पे θ0 लिखा है, यहाँ पे θ1 लिखा है, यहाँ पे θ2, यहाँ पे θ3, तो 3 टेम्परेचर रीजन्स की बात की जा रही है। ठीक है, तो 3 टेम्परेचर रीजन में बात की जाए, अगर हम लोग θ0 से θ1 के बीच की बात की जाए, अगर हम लोग टेम्परेचर घटाते हैं, या इस रीजन में क्या ऑस्टेनाइट प्रेजेंट है, अगर ऑस्टेनाइट का टेम्परेचर घटाया जाए और इस 600 से कम मतलब 575 डिग्री सेल्सियस के आसपास उसको टेम्परेचर मेंटेन रखें और टाइम बढ़ाते जाएं, तो ऑस्टेनाइट क्या होता है, धीरे धीरे कन्वर्जन शुरू होता है और वो कन्वर्ट होकर पेयरलाइट में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, तो ये लाइन आपको दिखा रखा है। तो जो हमारा 525 से लेके 723 डिग्री सेल्सियस का जो रीजन होता है, 723 से लेके 525 का जो रीजन होता है, अगर यहाँ पर इन दोनों टेम्परेचर के बीच में अगर हम लोग मेंटेन रखें, किसी भी आयरन का ऑस्टेनाइट का टेम्परेचर मेंटेन रखें, तो वो धीरे धीरे पेयरलाइट में कन्वर्ट होता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर 700 के आसपास अगर ऑस्टेनाइट पेयरलाइट में कन्वर्ट होगा तो उसमें समय अधिक लगेगा, और अगर 500 के आसपास ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कर्व, यहाँ पे इसको कन्वर्ट होने में ज़्यादा समय लगेगा, यहाँ पे कन्वर्ट होने में कम समय लगेगा। ऊपर जो बनेगा हमारा कोर्स पेयरलाइट बनेगा, कोर्स मतलब बड़े बड़े दाने होंगे, दानेदार स्ट्रक्चर बनेगा पेयरलाइट का, और 500 के आसपास फाइन स्ट्रक्चर, बहुत छोटे छोटे हमारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे हमारे पेयरलाइट में। ठीक है, 500 से नीचे की बात की जाए, अगर हम लोग 525 से नीचे आए, हम लोग 225 तक, 525 से लेके रेंज से 225 तक अगर हम लोग टेम्परेचर घटाएं, θ2 से लेके θ1 से लेके θ2 के बीच में, तो यहाँ पर क्या होता है, इस रीजन में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी से होता है। आप लोग देख सकते हैं ये जो रीजन है ये यहाँ पे नोज कहलाता है, ये जो है क्या है, ये नोज है। इस नोज पे क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी होता है। ठीक है ना, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यहाँ पे ऑस्टेनाइट फटाफट कन्वर्ट होके बैनाइट में कन्वर्ट होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 620, 525, ये 525 से नीचे हमारा क्या होता है, ऑस्टेनाइट कन्वर्ट होता है बैनाइट में। फाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे इसमें। ठीक है ना, तो ऊपर जो होता है, अगर 525 के आसपास बात की जाए, जो बैनाइट बनेगा उसमें दानेदार पार्ट होंगे, कोर्स बैनाइट बनेगा। और नीचे की बात की जाए 325 के आसपास, तो यहाँ पर जो बनेगा हमारा क्या बनेगा, फाइन बैनाइट, जिसमें स्ट्रक्चर्स होंगे वो पतले पतले होंगे, ग्रेन्स बहुत छोटे होंगे। ठीक है, तो ये हमारा बैनाइट वाली लाइन है। इसके नीचे क्या होता है, 225 से नीचे की बात की जाए ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो जाता है, 225 से नीचे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है।
ठीक है ना। यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है मार्टेनसाइट प्रेजेंट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा कठोर होता है। तो जब हम लोग रैपिड कूलिंग की बात की जाए, अगर हम लोग टेम्परेचर बहुत तेज़ी से गिरा रहे हैं किसी भी आयरन का, तो वो सीधे सीधे कन्वर्जन ऑस्टेनाइट का कन्वर्जन जो होता है सीधे सीधे मार्टेनसाइट में होता है। लेकिन अगर हम लोग उसका टेम्परेचर बहुत धीरे धीरे घटा रहे हैं समय के साथ साथ, ठीक है ना, अगर हम लोग सडनली टेम्परेचर घटाएंगे टाइम कांस्टेंट रख के तो हमारा मार्टेनसाइट बनेगा। और अगर हम लोग धीरे धीरे टेम्परेचर घटाएंगे, जैसे भट्टी में कूलिंग कर रहे हैं या हम लोग एयर में कूलिंग कर रहे हैं, तो ऑस्टेनाइट हमारा पहले पियरलाइन में कन्वर्ट होगा। और अगर कूलिंग रेट थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो बैनाइट में बनेगा, और कूलिंग रेट सबसे फास्ट होगा तो हमारा मार्टेनसाइट बनेगा। तो अगर हम लोग यहाँ से बात की जाए, ये लाइन हमारी मार्टेनसाइट बनाने की लाइन है, ये लाइन हमारी क्या है, बैनाइट बनाने की लाइन है, और ये लाइन हमारी परलाइट बनाने की लाइन है। ठीक है ना, ये पियरलाइट बनेगा, ये बैनाइट बनेगा, ये मार्टेनसाइट बनेगा लाइन। ठीक है बेटा। तो ये जो सेंटर वाली लाइन, ये लाइन जो आपको दिखा रखी डॉटेड लाइन से, ये लाइन क्या है, इस पर 50% हमारा ऑस्टेनाइट रहता है, 50% हमारा पियरलाइट प्रेजेंट रहता है ऊपर। नीचे हमारा 50% ऑस्टेनाइट 50% बैनाइट। ठीक है, और इसकी 225 से नीचे हमारा ये पूरा तरीके से क्या होता है, मार्टेनसाइट प्रेजेंट होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है इन दिस रीजन ऑस्टेनाइट मार्टेनसाइट ट्रांसफॉर्मेशन इज इंस्टेंटेनियस। ठीक है ना, तो टाइम टेम्परेचर कर्व कंप्लीट होता है। तो आप लोग को मैं आपको दिखा दूँ क्या क्या है। इस आरेख को एस कर्व, वी कर्व या समपाती रूपांतरण आरेख भी कहते हैं। ठीक है बेटा। तो आइसोथर्मल टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम भी हम लोग कहते हैं। इस आरेख द्वारा ऑस्टेनाइट इस्पात के समय और ताप के रूपांतरण का अध्ययन करते हैं। इस आरेख को बनाने के लिए पहले इस्पात को निम्न क्रांतिक तापमान से ज़्यादा गर्म करके पूर्ण रूप से ऑस्टेनाइट में रूपांतरित किया था। तो जब भी हम लोग ये टाइम टेम्परेचर कर्व जो हम लोग ने बताया था, इसको हम लोग क्या करते हैं कि पहले इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जिस तरीके से आयरन को ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसकी हम लोग कूलिंग करते हैं। तो ऑस्टेनाइट की जो डिकम्पोजिशन होता है वो डिफरेंस में होता है। पहला होता है पेरलाइट में, दूसरा होता है बैनाइट में, तीसरा क्या होता है हमारा मार्टेनसाइट में कन्वर्ट होता है। ठीक है बेटा। इसके बाद देख लीजिएगा, इसके बाद समतापी कूलिंग करके इसकी रूपांतरणों के अध्ययन किया जाता है। ठीक है, समतापी आइसोथर्मल कूलिंग मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट रख के उसको, टेम्परेचर कह रहे हैं टाइम कांस्टेंट रख के हम लोग उसकी कूलिंग हम लोग करते हैं। तो देखो जो ट्रिपल टी आरेख की विशेषताओं को निम्न बिंदु द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैंने आपको समझाया था, कार्बन स्टार को अगर θ0 से θ1 डिग्री सेल्सियस तापमान तक, यदि हम लोग बात कर रहे हैं 723, θ0 723 के आसपास है, θ1 525 के आसपास है। ठीक है, तो 723 से 525 पर लाकर यदि कुछ देर के लिए छोड़ दे तो T1 समय बाद पियरलाइट में रूपांतरित हो जाता है। ऊपर जो हाई टेम्परेचर पे बनता है हमारा वो पियरलाइट बनता है। ऑस्टेनाइट को पूरी तरह से पियरलाइट में रूपांतरित होने के लिए T2 माइनस T1 समय लगता है। तो पहला जो लाइन था हमारा T1 की लाइन थी जहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ था, दूसरी लाइन हमारी T2 की लाइन थी। देख लीजिए, आपको देखिए मैं दिखा दूँ। देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है, ये लाइन हमारी ट्रांसफॉर्मेशन लाइन है T1, जहाँ पर ऑस्टेनाइट हमारा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, और T2 लाइन जो कि अगर हम लोग यहाँ से बात करें, ये T1 ये T2 है। ठीक है ना, थोड़ा सा ये T1 T2 लाइन इधर बना रखा है, ये लाइन इधर T1 है, ये हमारी इधर T2 है। तो इस रीजन में हमारा क्या होता है, ऑस्टेनाइट से पियरलाइट में कन्वर्ट होता है। तो T2 माइनस T1, ये T2 है ये T1 है, तो T2 माइनस T1 समय ही लगता है जिसमें हमारा ऑस्टेनाइट पियरलाइट में ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, और ये रूपांतर समतापी होता है। अब नेक्स्ट है 723 से 600 डिग्री सेल्सियस के बीच समतापी रूपांतर पर पियरलाइट के कण बड़े बड़े होते हैं। जैसे जैसे समतापी तापमान कम होता जाता है वैसे पियरलाइट के कण छोटे होने लगते हैं। तो हाई टेम्परेचर पे आप लोग, मैं हमेशा बता दूँ, हाई टेम्परेचर पे आपको बड़े बड़े ग्रेन्स मिलेंगे, बड़े बड़े कण मिलेंगे, और जैसे जैसे टेम्परेचर घटाते जाएंगे उनके कण जो होते हैं छोटे चले जाएंगे। थर्ड पॉइंट देख लीजिएगा, 500 डिग्री सेल्सियस पर रूपांतरण तुरंत प्रारंभ होता है क्योंकि वहाँ पर नोज होता है। इस तापमान पर रूपांतरण होने पर, प्रारंभ होने पर सबसे कम समय लगता है। इस बिंदु को ट्रिपल टी आरेख का नोज कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। नोज पे क्या होता है, आपको मैंने कर्व जो बताया था, कर्व कहाँ पर आ रहा था, ये 500 डिग्री सेल्सियस पे हमारा आ रहा था। तो यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन क्विकली होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, 500 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ऑस्टेनाइट बैनाइट संरचना में रूपांतरित होता है। जैसे जैसे ताप कम होता है वैसे बैनाइट की संरचना दानेदार से सुई आकार में बदलने लगती है। ठीक है ना, तो मैंने बात की थी 500 से नीचे या 525 से नीचे बैनाइट बनता है। तो 500 से नीचे जब बैनाइट बनता है वो हमारा कैसा होता है, वो दानेदार स्ट्रक्चर होता है। लेकिन 400 या 300 से नीचे जो बैनाइट बनता है हमारा, वो फाइन ग्रेन्स होते हैं या सुई के आकार के ग्रेन्स होते हैं बैनाइट के। ठीक है, इससे इस्पात कठोर और भंगुर होने लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आप लोगों को। नेक्स्ट है 5th पॉइंट देख लीजिएगा, नोज ऑफ 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रूपांतरण में कम समय लगता है और नोज के नीचे रूपांतरण में अधिक समय लगता है, क्योंकि ट्रिपल टी
आरेख में 500 डिग्री के नीचे फैलाव ज़्यादा आता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, ऊपर हमारा फैलाव कम होता है, नीचे फैलाव ज़्यादा होता है। इसके कारण नीचे में अधिक समय लगता है चेंज होने में, ऊपर हमारा जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट जो है 6 पॉइंट, 220 डिग्री सेल्सियस के नीचे ट्रिपल टी में रूपांतरण प्रारंभ होने का कोई आरेख नहीं होता। ठीक है, 220 से नीचे मैंने बताया था आपको कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। इस ताप के नीचे जो होता है ऑस्टेनाइट जो होता है एकाएक मार्टेनसाइट संरचना में रूपांतरित हो जाता है। मार्टेनसाइट रूपांतरण 220 के नीचे ही हो जाता है। तो सबसे कम टेम्परेचर पे आपका मार्टेनसाइट बनता है, जो कि बहुत ज़्यादा कठोर होता है और बहुत ज़्यादा हमारा क्या होता है, ब्रिटल होता है मटेरियल। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। उससे ऊपर हमारा बैनाइट बनता है, सबसे ऊपर हमारा पियरलाइट। तो तीनों आप लोग ध्यान रखिएगा, पियरलाइट कब बनता है, ठीक है, बैनाइट कब बनता है, क्या कंडीशन पे बनता है, कैसे कूलिंग करते हैं, और लास्ट है मार्टेनसाइट। ठीक है, तीनों को मैंने आपको डायग्राम के साथ बता दिया, टेम्परेचर डायग्राम में, और इसको मैंने तीनों को डिटेल में भी बताया था शुरुआत में कि स्टील के स्ट्रक्चर में इन तीनों का क्या क्या फंक्शनिंग होती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो आपका जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है बेटा। जैसे मैंने आपको सारे चीज़ें, हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, हीट ट्रीटमेंट के ऑपरेशंस, ठीक है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, ये सारे चीज़ मैंने आपको कवर किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसको वीडियो को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।